वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम अपनी केमिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट होने वाली है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में कोल, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वाला सेक्शन है, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री में 1 या 2 क्लासेस आएंगी मैथ्स, और उसके बाद आपका केमिस्ट्री का सेक्शन ख़त्म और फिर हम शुरू करेंगे बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, नेचर में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से पहले से ही उपलब्ध हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश और बहुत से इंपॉर्टेंट आपके खनिज हो गए जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये आपके पहले से ही उपलब्ध हैं, आपने नहीं बनाए, गॉड गिफ्टेड हैं। तो ऐसे ही संसाधन, ऐसे ही रिसोर्सेज आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वो होते हैं जो आपके कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, और एक वो हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टिबल हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे। अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं और दूसरे आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए, वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जो प्रकृति, जो नेचर में असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से समाप्त होने वाले नहीं हैं, नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट है, उसमें ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, वो तो हमेशा आता रहा है, हमेशा आता रहेगा। जैसे वायु है, हवा है, तो ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमेशा रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपके अच्छे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इसके विपरीत वे संसाधन, वे रिसोर्सेज जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में है, कुछ समय तक ही उपस्थित हैं और ह्यूमन धीरे धीरे उनको अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से समाप्त कर देंगे, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वो समाप्त हो सकते हैं। कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे वन, फॉरेस्ट की जिस तरह से कटाई हो रही है, धीरे धीरे वो भी समाप्ति की कगार पर आ सकते हैं। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, जैसे बहुत सी प्रजातियां हैं आपके जानवरों में, जंतुओं में जो ख़त्म हो चुके हैं, जैसे पहले डायनासोर से वो ख़त्म हो गए, तो बहुत से वन्य जीव हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। खनिज हैं, मिनरल, जैसे आपके जिंक, फॉरेस्ट, बहुत से मिनरल खनिज हैं जो आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब आ जाएगा। और प्राकृतिक गैस, ये क्या है, मानव इनको यूज़ कर रहा है और कुछ समय बाद, 100 साल, 200 साल बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। तो ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं या समाप्त हो जाएंगे, वो आपके एग्जॉस्टिबल होते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब देखिए, अगर मैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करूं, तो इनका निर्माण कहाँ से होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जब वो मर जाते हैं, सजीव प्राणियों के जो मृत अवशेष होते हैं, डेड रिमेन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जब वो लाखों लाखों साल तक मृदा के नीचे, सॉइल के नीचे दबे रहते हैं, तो उनसे ही आपके कोयला, पेट्रोलियम, इस प्रकार के जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल फ्यूल का निर्माण होता है, जिसमें आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी आएंगे। तो समझ में आया फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल जीवाश्मी वर्ड यही कहता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो मृदा में, सॉइल में बहुत लाखों समय तक आपके दबे रहते हैं, और उसी से आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कोल की बात करूं, तो ये पत्थर जैसा कठोर होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, और आपने देखा भी होगा, ये काले रंग का होता है खाना बनाने में। और पहले समय में जो आपके रेल इंजन होते थे भाप वाले, उनमें इसका प्रयोग होता था। और आजकल सबसे ज़्यादा जो कोयले का प्रयोग होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, विद्युत उत्पन्न करने में होता है, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो याद है कि सबसे ज़्यादा कोल, जो हमारा कोयला है, उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में होता है और बहुत से इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये उत्पन्न कैसे हुआ था, 300 मिलियन पूर्व जो हमारे वन थे, फॉरेस्ट थे, वो किसी आपदा के कारण, जैसे आपका अर्थक्वेक हो जाए या सुनामी हो जाए, किसी भी आपदा के कारण वो सॉइल के नीचे दब गए। और सॉइल के नीचे दबने से क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर और मृदा और सॉइल जमने लगी, और जिसके कारण वो क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, संपीड़ित हो गए। और उच्च दाब और प्रेशर की वजह से, जो उच्च दाब और ताप है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर, जब मिट्टी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई, तो नीचे वो कंप्रेस्ड होने की वजह
से उनमें बहुत ज़्यादा ताप बढ़ गया और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगा, दाब बहुत ज़्यादा लगने लगा और ये जो मृत पेड़ पौधे थे, डेड प्लांट थे, वो आपके कोयले में परिवर्तित हो गए। याद रखिए कोयले में जो मुख्य रूप से होता है वो कार्बन होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोयला है, कोल है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, वो कार्बन होता है। अब देखिए जो ये मृत वनस्पति है, डेड वेजिटेशन है, ये ऐसा नहीं है कि आज जो आपके डेड प्लांट हैं वो ज़मीन में दबे और मतलब 1-2 साल बाद आपको कोयला मिलके तैयार हो जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसको कंप्लीट होने में आपके लाखों साल लग जाते हैं। तो जो मृत वनस्पति हैं, डेड वेजिटेशन के धीरे प्रक्रम, स्लो प्रोसेस द्वारा जब कोयले में परिवर्तन होता है तो यही आपका कार्बनीकरण, कार्बनाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन बन सकता है कार्बनाइजेशन क्या है? जब स्लो प्रोसेस से जो डेड प्लांट ज़मीन के नीचे दब गए हैं वो फिर कोयले में बदलते हैं, वही प्रोसेस आपका कार्बनीकरण कहलाता है। अब देखिए वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना सही नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा उत्पन्न करता है ये, और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। क्वेश्चन बन सकता है वायु में जब इसको रखते हैं और गर्म करते हैं, इसमें हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो कोयला जलता है और ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। और ये फ्लेम नहीं देता, यहाँ से ज्वाला नहीं बनती, ये सिर्फ धधकता है, ये मतलब जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अब देखिए कोयले से कुछ अन्य पदार्थ जो हैं, अन्य सब्सटेंसेस हैं, उनको भी प्राप्त किया जाता है, जैसे कोक हो गया, कोलतार हो गया, आपका कोयला गैस हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कोयला जो कोल है उससे कौन कौन से सब्सटेंसेस, पदार्थ प्राप्त होते हैं? सबसे पहले कोक, फिर कोलतार और फिर आपका कोल गैस हो गया। अब देखिए जो कोक होता है ये भी कठोर होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब हवा इसमें से आ जा सकती है, और ये भी ब्लैक कलर का होता है और ये शुद्ध फॉर्म होती है आपकी कार्बन की, प्योर फॉर्म है किसकी? कार्बन की। इसलिए इसका यूज्ड कहाँ पर होता है? स्टील बनाने में। जो इस्पात होता है, स्टील होता है, उसके निर्माण में, क्योंकि जो स्टील होती है वो कार्बन की बनी होती है, कार्बन और आयरन की, लोहे की। तो उसमें जो कार्बन होता है वो ये कोक ही होता है, क्योंकि ये शुद्ध फॉर्म होती है कार्बन की। इसका प्रयोग स्टील बनाने में किया जाता है। और साथ में एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण ऑफ मैनी मेटल, धातु के निष्कर्षण में, जैसे बहुत से चट्टानों से जब हम धातु निकालते हैं तो उनके निष्कर्षण में, वहाँ से धातु प्रदान करने के लिए, धातु प्राप्त करने के लिए एक्सट्रैक्शन में भी आपका किसका यूज़ होता है? कोक का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कोक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एक तो स्टील में, और एक आप याद रखेंगे निष्कर्षण में, किसका? धातु के निष्कर्षण में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। उसके बाद अगर मैं कोलतार की बात करूँ तो ये ब्लैक कलर का गाढ़ा पदार्थ होता है और इसकी बहुत ही बेकार सी गंध होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और इसमें मिक्सचर होता है कम से कम 200 सब्सटेंसेस का। और इसका यूज कहाँ कहाँ करा जाता है? संश्लेषित रंग, जो आपके सिंथेटिक डाई होते हैं, जैसे आपने डाई करवाए होंगे, जैसे बालों की डाई होगी, इस तरह के सिंथेटिक डाई जो हैं, संश्लेषित रंग होते हैं ड्रग्स, औषधि में। और एक्सप्लोजिव जो आपके विस्फोटक होते हैं, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट वगैरह में, रूफिंग मटेरियल, इन सब में आपका कोलतार का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए क्वेश्चन बन सकते हैं औषधि में, एक्सप्लोजिव में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, इन सब में कोलतार का प्रयोग होता है। और जो नेप्थलीन बॉल होती हैं, जो आपके क्या होती हैं? कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए और मौत को भगाने के लिए होती हैं, उनमें भी, वो भी कहाँ से बनती हैं? वो भी आपकी कोलतार से ही बनती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। याद रखिए सीटेट क्या करता है? 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए जो नेप्थलीन बॉल है वो भी आपकी कोलतार से ही प्राप्त होती हैं, जो कीड़े मकोड़ों को भगाने का कार्य करती हैं। अब देखिए पहले जो कोलतार होता था उसका प्रयोग किया जाता था सड़कों के निर्माण में, लेकिन आजकल बिटुमेन, जो कि एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, जो कि आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसी प्रकार पेट्रोलियम से हमें एक बिटुमेन मिलता है, और उसी बिटुमेन का यूज़ होता है कोलतार की जगह पर सड़क बनाने में। यहाँ पर लिखा है दीज डेज बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार। कोलतार की जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है रोड के निर्माण में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी कथन करके बन सकता है। याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आती है कोल गैस। देखिए इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। देखिए जब हम कोल से कोक प्राप्त करते हैं तो उस समय जब प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में जो गैस उत्पन्न होती है वही आपकी कोल गैस कहलाती है। इसका भी ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं कौन? बहुत सी इंडस्ट्रियां, बहुत से उद्योग जो होते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। वो वाले इंडस्ट्रीज जो कहाँ सेटल हैं? नियर द
कोल प्रोसेस प्लांट, जो कोल प्रोसेस प्लांट होते हैं जहाँ कोयले का एक्सट्रैक्शन होता है, जहाँ से कोक, कोलतार और ये सब बनता है, तो उन वाली इंडस्ट्रीज़ में जिस समय कोल से कोक बन रहा होता है, कोक प्राप्ति हो रही होती है कोयले से, तो उस समय जो गैस होती है वो उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो याद रखिए जो हमारा कोयला होता है उससे हमें कोक मिलता है। कोलतार, कोलतार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंट, प्लास्टिक, परफ्यूम, औषधि में, रंग में और आपके बहुत सारे रूफिंग में और नेपथलीन बॉल में। और कोल गैस आप समझ गए, जब कोयले से हम कोक बनाते हैं तो उस समय जो गैस होती है वही ईंधन की तरह काम करती है। ठीक है, ये था कोल के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स देखते हैं जो है हमारा पेट्रोलियम, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। उसको पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात ये देख लेते हैं कि देखिए लंदन में 1810 और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास जो हमने कोयला गैस पढ़ी थी, कोल गैस पढ़ी थी, उसका प्रयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। लेकिन आजकल उसका रोशनी की बजाय उष्मा, हीट के सोर्स के रूप में किया जाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद पेट्रोलियम की बात करूँ तो देखिए हमें बहुत से ईंधन हैं, वाहनों आदि चलाने के लिए जो पेट्रोल डीजल काम में आते हैं, ये ईंधन हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होते हैं, जिसका नाम होता है पेट्रोलियम। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, पेट्रोल और पेट्रोलियम एक है। नहीं, पेट्रोलियम से रिफाइनिंग कर कर आपको क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, वैक्स और केरोसिन ऑयल, ये सारे के सारे हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, जो कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। अब ये पेट्रोलियम कहाँ से बनता है? देखिए इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी। देखिए समुद्र के अंदर जो जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं और जब वो मर जाते हैं, उनका जो अवशिष्ट होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो उसी सॉइल के, वो उसी सी के अंदर जो सॉइल है उसके नीचे दब जाता है। और लाखों सालों तक जब वो सी के नीचे जो सॉइल है उसमें दबे रहते हैं, मृदा में दबे रहते हैं, तो वो आपका पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पेट्रोलियम बिल्कुल देखने में ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास जो नाले होते हैं और उनमें जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, सेम वैसा ही आपका पेट्रोलियम होता है। ये गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, ऑयली लिक्विड होता है और इसकी बहुत ही गंध जो होती है वो अनप्लीजेंट होती है। इसके ऊपर जो गैस तैर रही होती है उसको पहले पाइप से कंप्रेस्ड कर कर निकाल लिया जाता है और वही आपकी सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जो पेट्रोलियम के ऊपर तैर रही होती है। और इस पेट्रोलियम को फिर बाद में निकाला जाता है और इसी पेट्रोलियम के अंदर बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, आपका लुब्रिकेंट ऑयल, जो बहुत सी मशीनों में यूज़ होता है। मशीनों को सही से चलाने के लिए हम लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मोम होता है, आपने वैसलीन वगैरह देखा होगा, जो वैसलीन होती है जिसे हम पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, तो वो सब हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर इन सभी कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। और इन संघट को, इन कंपोनेंट को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वही आपका परिष्कर्षण कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। याद रखिए, परिष्कर्षण के माध्यम से, रिफाइनिंग के माध्यम से हम पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, आपका लुब्रिकेंट ऑयल और वैक्स वगैरह को अलग करते हैं। अब देखिए सबसे पहले पेट्रोलियम में से जो अच्छा निकलता है वो होता है पेट्रोल, उसके बाद निकलता है डीजल, फिर निकलता है आपका मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन ऑयल बोलते हैं, उसके बाद और पदार्थ निकलते हैं, फिर सबसे लास्ट में आपका वैक्स निकलता है। तो समझ रहे हैं आप, पेट्रोलियम का जो एक एक तिनका है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेट्रोलियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हर बार इसको रिफाइनिंग करने पर जो सब्सटेंस मिलता है वो भी किसी ना किसी रूप में ईंधन की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई है, विश्व का जो पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल कर कर किया गया था। तो अमेरिका की बात हो गई। याद रखिए, अमेरिका में सबसे पहले पेट्रोलियम के कुएं को खोजा गया। अगर मैं 8 वर्ष बात करूं 1867 में, तो असम में, इंडिया में असम के माकुम, याद रखिए असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता लगा। और भारत में जो तेल है वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम के लिए। और आपकी जो गोदावरी और कृष्णा नदियाँ के बेसिन है, डेल्टा हैं, वहाँ पर भी आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। कथन में क्वेश्चन बन सकता है, असम के माकुम जिले में पहली बार, और उसके बाद भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और जो आपका गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, बेसिन है, वहाँ पर भी आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। और इस पेट्रोलियम से जो पदार्थों को अलग किया जाता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? रिफाइनिंग से होता है, परिष्कर्षण से होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए पेट्रोलियम के प्रोसेस में जो गैस होती है एलपीजी, वो हमारे घर वगैरह में, इंडस्ट्री में यूज़ होती है। पेट्रोल आपने
आपने देखा होगा ईंधन की तरह हमारे कार में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करा जाता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स वगैरह जो होते हैं, लैंप वगैरह में हम केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। डीजल का प्रयोग भी वाहनों में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का होता है लुब्रिकेशन के लिए, मशीनों को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए। पैराफिन वैक्स जो होता है, वैक्स होता है, मोम होता है आपका, वो आपका कैंडल वगैरह, वैसलीन वगैरह आदि के बनवाने में, निर्माण करने में होता है। और एक ये बिटुमेन, मैंने बताया था सड़क निर्माण में कोल तार की जगह किसका प्रयोग होता है आजकल? पेट्रोलियम का एक पदार्थ होता है बिटुमेन, उसका प्रयोग होता है रोड सरफेसिंग में और पेंट वगैरह में भी इस बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा पेट्रोलियम के बारे में। इसके बाद हम अगले नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, जो है आपका प्राकृतिक गैस, जो हमें कहाँ से मिलती हैं? जीवाश्म फॉसिल फ्यूल से ही मिलती हैं। देखिए, जो मिट्टी के नीचे, मृदा के नीचे आपके जो मृत जीव जंतु हो जाते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो, तो उसमें क्या होता है, जब वो ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर एक गैस बन जाती है और उस गैस को हम पाइप के माध्यम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और वही आपकी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहलाती है, जो कि हमारा जीवाश्म ईंधन ही है, फॉसिल फ्यूल ही है। क्यों? क्योंकि जो मृत जीव हैं उनके ऊपर जो गैस बनती है, क्योंकि ये मृत जीवों से ही प्राप्त हो रही है, तो इसलिए ये भी एक तरह का जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल ही है। ठीक है, और इसको सरलतापूर्वक पाइपों के माध्यम से निकाल लिया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब, हाई प्रेशर पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि जिस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, भंडारित किया जाता है, वही जो स्वरूप होता है वो आपका क्या कहलाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाता है। सीएनजी की फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो याद रखिए, सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वह आपकी एक प्राकृतिक गैस ही है। अब देखिए, सीएनजी का जो उपयोग है वो ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेशन हेतु भी किया जाता है, और ये सबसे कम प्रदूषणकारी होती है, लेस पोल्यूटिंग होती है, और वाहनों में इसका उपयोग होता है। सीएनजी वाहन आपने देखे होंगे। यह स्वच्छ ईंधन भी कहलाता है, क्लीनर फ्यूल कहलाता है। तो क्वेश्चन बने, क्लीनर फ्यूल क्या है, स्वच्छ ईंधन क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, प्राकृतिक गैस सबसे कम पॉल्यूशन देती हैं, इसलिए ये स्वच्छ ईंधन कहलाती हैं। इन्हीं गैसों का उपयोग क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों, केमिकल और फर्टिलाइजर में औद्योगिक निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो याद रखिए, केमिकल और फर्टिलाइजर में भी आपका नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। और हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है वहाँ पर ये पाई जाती है। याद रखिए, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। अब देखिए, जो हाइड्रोजन गैस है वो भी ऑब्टेन करी जाती है नेचुरल गैस से, और जिसका प्रयोग किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया। तो याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है, अभी बताया था केमिकल और फर्टिलाइजर कि फर्टिलाइजर में किसका प्रयोग किया जाता है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का भी फर्टिलाइजर में प्रयोग होता है। ये स्वच्छ ईंधन है, ये आपका जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये मृत जीवों से ही उसके ऊपर जो गैस बनती है वहीं से प्राप्त होती है ये गैस, और ये हमारी त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा का और गोदावरी के डेल्टा पर पाई जाती है। तो यही था आपका नेचुरल गैस के बारे में।